नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या कुमार, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी और इनफर्टिलिटी, अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ग्रेटर फरीदाबाद से। जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है जो मैंने पहले मेनोपॉज़ के सीरीज़ पे एक वीडियोज़ अपने बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने मेनोपॉज़ क्या होता है ये बताया है, मेनोपॉज़ के साइन सिम्पटम्स क्या होते हैं। और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताने वाली हूँ कि मेनोपॉज़ के टाइम में बोन्स और जॉइंट्स का केयर हमें कैसे करना चाहिए एंड कैसे मेनोपॉज़ आपके बोन हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले मेनोपॉज़ जो होता है वो एक ट्रांजिशन, एक नॉर्मल ट्रांजिशन होता है एक औरत की ज़िंदगी में। बट मेनोपॉज़ के साथ साथ हमारे शरीर में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के चेंजेस आते हैं और इसको अगर हमें पहले से पता हो तो हम इसको बहुत अच्छे तरह से डील विथ कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है वो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया बोन और जॉइंट हेल्थ के बारे में। बोन्स, ऐसा क्या होता है कि बोन्स में चेंजेस मेनोपॉज के बाद आते हैं और क्यों आते हैं? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने शरीर के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको जानना ज़रूरी हो जाता है। जो जैसे हम पेरीमेनोपॉज़ल होते हैं और फिर जब हम मेनोपॉज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे बॉडी में एक जो हार्मोन होता है जो फेमिनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लाइक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसमें जो ईस्ट्रोजन का रोल वो बोन हेल्थ में ज़्यादा होता है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल कम हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन वो हमारे बोन को बनने में मदद करता है। तो ये तो एक कारण हो गया। दूसरा, एज इटसेल्फ इज़ अ रीज़न। एज के साथ हमें पता है कि हमारे शरीर में 2 तरह की एक्टिविटी होती है। एक बोन बनाने वाली जो सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स, और दूसरे जो होते हैं जो बोन डिप्लीशन कराते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स। तो विथ एज भी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑस्टियोब्लास्टिक। मतलब बोन डिप्लीशन ज़्यादा होता है बोन बनने के कंपैरिजन में। तो एक तो ईस्ट्रोजन की कमी हो गई, दूसरी जो है वो बोन ब्रेकिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है, बोन डिप्लीटिंग एक्टिविटी ज़्यादा होने लगती है। देन हमारी इन जनरल जो है जो हमारी एक्टिविटीज़ भी विथ एज कम हो जाती है। और इंडियन लेडीज़ में यूजुअली देखा गया है कि एक्सरसाइज हमारे दैनिक मतलब हमारे रेगुलर दिनचर्या में शामिल है ही नहीं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने की हमें आदत ही नहीं होती। और क्योंकि औरतें यूजुअली मोस्ट मोस्ट ऑफ द जो इंडियन, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो वुमेन होती है दे आर हाउसवाइफ्स। तो वो घर में बच्चों की देखभाल करने में, हस्बैंड की देखभाल करने में, इन सब में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम निकालना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो बाय नेचर या बाय हैबिट ऑल्सो वी आर नॉट एक्सरसाइज फ्रेंडली रेस, ऐसे आप कह सकते हैं। इंडियंस में ये टेंडेंसी नहीं होती है, इंडियन वुमेन में स्पेशली। तो ये एक रीज़न होता है। और दूसरा, जो एज के साथ जो ओबेसिटी आती है, जो वज़न बढ़ना, क्योंकि इसका रिलेशन हमारे एक्टिविटीज़, हमारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ से होता है और हमारे खान-पान से भी। तो हमारा जो खान-पान है वो भी मोर कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है रादर देन प्रोटीन रिच डाइट एज़ कम्पेयर टू, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें तो हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो उस वजह से भी हमारा मसल बिल्डिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से हमें हमारा बोन और जॉइंट्स, हमारे बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ दोनों अफेक्टेड हो जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पेरीमेनोपॉज़ल, मतलब मेनोपॉज़ के 4 to 5 ईयर्स पहले से, और मेनोपॉज़ के बाद तो डेफिनेटली। और जैसा मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया है कि बिकॉज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब बढ़ गई है लेडीज़ की ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया, इन इंडिया ऑल्सो। तो उस तरह से क्या होता है कि हम अपनी उम्र का ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट तो एज़ पोस्ट मेनोपॉज़ल विमेन ज़रूर हम बिताते हैं। तो हमारे लिए अब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो अगर हम अपने बोन्स और जॉइंट हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। और ये जो पोस्ट मेनोपॉज़ल पार्ट है जिसको हम नॉन प्रोडक्टिव ईयर्स की तरह रखते हैं कि समझ लेते हैं कि अब तो रिटायरमेंट हो गई, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब हमारी लाइफ में क्या रखा है, उसको भी हम बहुत हैप्पीली प्रोडक्टिव ईयर्स की तरह व्यतीत कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि बोन हेल्थ क्यों उस पे ज़ोर देने की ज़रूरत है और क्या चेंजेस आते हैं मेनोपॉज़ के। अब हम इससे बचने के लिए हमारे लाइफ़स्टाइल चेंजेस हम क्या कर सकते हैं, पेरीमेनोपॉज़ल और मेनोपॉज़ के बाद भी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हम अपने घर के जो आप कह सकते हो द अर्गोनॉमिक्स ऑफ द हाउस उसको हमें अपने हिसाब से बनाना चाहिए। जैसे आपके बाथरूम में एंटी स्किड टाइल्स होने चाहिए, बिकॉज़ अगर बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ आपका अच्छा नहीं है तो आप फ्रैक्चर के प्रोन हो जाते हैं। आप थोड़े से स्लिप करोगे उसी में आपके फ्रैक्चर हो सकता है। और ये फ्रैक्चर जैसे हाथों का फ्रैक्चर, जो आपके पैर की हड्डी है फीमर का फ्रैक्चर या आपके स्पाइन का फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए हमारे घर को उसी हिसाब से हमें डिज़ाइन करना चाहिए। जैसे हमारे बाथरूम में और इवन जो हमारे रूम्स में जो फ्लोर होते हैं वो एंटी स्किड फ्लोर होना चाहिए। जहाँ तक हो एंटी स्किड टाइल्स होनी चाहिए या जो भी आप फ्लोरिंग्स लगाते हो। जहाँ तक हो सके आपको अपने बाथरूम को ड्राई रखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए आपके घर में इवन एट द नाइट। रात में आपने सारी लाइटें बंद कर दी और आप एकदम से वॉशरूम के लिए उठे, तो उस टाइम पे भी आप गिर सकते हो और यू कैन लैंड अप इन अ फ्रैक्चर। तो रात में भी एक नाइट बल्ब होना चाहिए जिससे आपको उठते ही सब कुछ आसानी से दिख जाए। और बहुत ज़्यादा लेवल का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। स्टेयर्स जहाँ पे हो वो आपको पता होना चाहिए या वहाँ पे भी लाइटनिंग होनी चाहिए, सो दैट बाय चांस आप रात में स्टेप करते हो तो आप अपने स्टेप्स को वॉच कर सकते हो, वॉचफुल रह सकते हो उसके लिए। देन जब भी आप नीचे सुबह-सुबह जब भी आप बेड से नीचे उतरो, तो सीधा आप अपने पैर को फ्लोर पे रखने के बजाय इट्स बेटर टू पुट इट ऑन अ जो एक गद्देदार सॉफ्ट स्लीपर होती है उसके ऊपर रखो। क्योंकि कई बार एज की वजह से कैल्केनियल स्पर हो जाते हैं आपके हील्स में, जो जैसे आप इमीडिएटली अगर आपने हार्ड सरफेस पे अपना पैर रखा सुबह उठते ही, तो वो आपको बहुत शार्प पेन होता है। तो आपका स्लीपर दूसरा जो है, पहला तो आपकी लाइटनिंग और एंटी स्किड फ्लोर्स हो गई, देन आपके जो स्लीपर होने चाहिए वो सॉफ्ट होने चाहिए और दैट शुड बी फुटवेयर अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल होना चाहिए। और कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आपके फुट को वो प्रेस ना कर रहा हो, साइज़ भी कंफर्टेबल होना चाहिए। प्लस ये नहीं है कि आप एक स्लीपर ले लिया और उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक उसी को यूज़ करो। उसको आप फ्रीक्वेंटली चेंज करो क्योंकि उसके सोल का जो है वो फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है। और वो भी एक अगर आपने बहुत लंबे समय तक स्लीपर नहीं चेंज किया, तो आप किसी भी सरफेस पे बहुत ईज़िली स्लिप कर सकते हो, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। देन ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई। उसके अलावा जो अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज़ की या एक्टिविटी की, सबसे पहले मैं एक्टिविटी बताना चाहूँगी। एक्टिविटी आपके एज एप्रोप्रिएट और बॉडी टाइप एप्रोप्रिएट होना चाहिए। मतलब अगर आपने कभी भी एक्सरसाइज़ नहीं किया हो तो सडनली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ या बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज़ आप एकदम से नहीं करोगे। कोई भी काम आपको बहुत ग्रेजुअली करना है। बेंड अगर करना हो तो एकदम से बहुत जल्दी बेंड नहीं करना है, बहुत एक झटके से आपको बेंड नहीं करना है, बिकॉज़ उससे आपकी स्पाइन की जो हड्डियाँ हैं, जो वर्टिब्रा है, वहाँ पे स्लिप हो सकता है, डिस्क स्लिप हो सकती है या फ्रैक्चर भी हो सकता है। अगर आपने बहुत एकदम से बहुत जल्दी बहुत शार्प बेंड कर लिया तुरंत से तो इट हैज़ टू बी वेरी ग्रेजुअल। और मोर ओवर जब भी आप बेंड करो तो आप ट्राई करो कि आप अपने नी से बेंड करो रादर देन आप आपके स्पाइन से। और अगर टॉयलेट अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हो तो इट हैज़ टू बी अ वेस्टर्न टॉयलेट जहाँ पे आपकी नी बेंडिंग कम होगी, सो दैट आपके जो घुटनों में वेयर एंड टेयर कम होगा। देन कमिंग टू अदर एक्सरसाइजेज एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जिम ज्वाइन किया या आपकी कोई ट्रेनर है, तो जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो एज अप्रोप्रिएट ज़रूर होना चाहिए। और आपको पहले ये पता कर लेना चाहिए कि वो ट्रेनर जो है वो इतना इज़ ही क्वालिफाइड टू ट्रेन अ पेरी और मेनोपॉजल वुमेन। एज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज ही आपको करना है, जिसमें एक्सरसाइज स्पेशली ऐसी होती हैं जो आपके जॉइंट्स पे जोर कम दे और आपके मसल के स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा काम करे। बिकॉज जैसे आप एज करते हो ऐसे ही आपके जॉइंट्स में वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो जाता है। एक्सरसाइज के थ्रू अगर वो वेयर एंड टेयर बढ़ गया तो वो आपके जॉइंट के जो डिजेनरेशन हो रही है जॉइंट्स पे उसको बढ़ा देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम जंपिंग एक्सरसाइजेज आर अ बिग नो एट योर एज।
ट्रेडमिल भी, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो ट्रेडमिल पे अगर आप दौड़ते हो तो वो भी आपके घुटनों पे ज़ोर लगता है। तो जो बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं, जो जिसमें आप वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो, आप स्टैटिक साइकिलिंग कर सकते हो, जो कि आपके मसल्स को, हैमस्ट्रिंग्स को स्पेशली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिससे आपके घुटनों पे ज़ोर कम पड़ता है। क्रॉस ट्रेनर टू सम एक्सटेंट आप कर सकते हो। सो इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखोगे तो आपके बोन की हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, बिकॉज़ हमें इस एज में मसल बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके बोन्स और जॉइंट पे उसका असर कम पड़ता है। देन कमिंग टू, हमें बोन हेल्थ के बारे में पता कैसे चलेगा? तो बहुत ही सिंपल होता है कि अगर आपके कोई जॉइंट पेन है, कोई किसी भी जॉइंट्स में आपके अगर मूवमेंट आपको रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, चाहे वो नी जॉइंट हो या शोल्डर जॉइंट हो या हिप जॉइंट हो या बैक में कोई एक है, देन दिस इज़ द टाइम जब डेफिनेटली आपको किसी ऑर्थोपेडिशियन से या ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट से जो मेनोपॉज़ल प्रैक्टिशनर हैं, उनसे भी आपको सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि तब हमें ये पता चल सकता है कि अंदर कोई डिजीज़ प्रोसेस है या सिंपल ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं जिससे आप डील विद कर रहे हो। जो सिंपल एज रिलेटेड चेंजेस होती है वो सिंपल फिजियोथेरेपी से या कुछ जो ट्रीटमेंट देते हैं वो अल्ट्रासाउंड या फिर लेज़र ट्रीटमेंट देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उससे ही हम वो ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। देन कमिंग टू व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें तो बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसमें हम बोन मिनरल डेंसिटी देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे बोन की डेंसिटी नॉर्मल है या वो थोड़ी सी कम हुई, जिसको हम ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, या वो पैथोलॉजिकली कम हो गई, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अगर नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है। ऑस्टियोपीनिया है, ऑस्टियोपीनिया के स्टेज में भी हम कुछ सप्लीमेंट्स दे के हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। बट देन अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है तो डेफिनेटली उसके लिए हमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जो इंजेक्शंस के या हॉर्मोन्स के फॉर्म में आते हैं, अदर दैन कैल्शियम, विटामिन डी और मिनरल सप्लीमेंट्स के। तो इसके लिए आपको ऑर्थोपेडिशियंस की सलाह लेनी पड़ेगी। देन कमिंग टू नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम अपने डाइट में क्या चेंज कर सकते हैं सो दैट हमारा बोन और जॉइंट हेल्थ बेटर रहेगा। कमिंग टू द डाइट, डाइट में आपको मिल्क, जो कि ईज़िली एक्सेसिबल है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो मिल्क को ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर आप मिल्क नहीं ले सकते हैं, लैक्टोज़ इंटॉलरेंस भी एक ऐसी चीज़ है जो इस टाइम में हो जाता है कई लेडीज़ को, तो उस कंडीशन में आपको मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक दही या कर्ड, चीज़, पनीर, इन चीज़ों को लिबरली लेना चाहिए। एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली लेना चाहिए एंड उसी के प्रपोर्शन में आपको ये सारे मिल्क प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। देन कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं और विटामिन डी सप्लीमेंट्स होते हैं जो आप ले सकते हो डॉक्टर की सलाह से। एंड जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलमोस्ट 1000 मिलीग्राम डेली की होती है। और उसके अलावा अगर आपको सनलाइट मिल जाए, जो कि एक नेचुरल विटामिन डी का सोर्स होता है, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। बेसिक एक्सरसाइजेज, जिसमें अगर आपके पास सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लाइक साइकिलिंग नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट हैव अ स्टैटिक साइकिल, या क्रॉस ट्रेनर नहीं कर सकते, तो वॉकिंग एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आजकल पार्क्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे पार्क्स बनाए हैं, दे आर इक्विप्ड विथ सच गुड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको आप किसी के भी सुपरविजन पे रह के उनको आप कर सकते हो। वहाँ पे भी आप जाके स्टैटिक साइकिलिंग कर सकते हो। पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ आप डेफिनेटली ब्रिस्क वॉकिंग तो कर ही सकते हो। उसके अलावा सिंपल जो लंग, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ऑक्सीजन जब आपके शरीर में प्रॉपर जाएगा तो आपके हर ऑर्गन ऑक्सीजनेटेड होंगे और वो रिजुविनेट होते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का रोल पूरी बॉडी के लिए होता है, जो आप ज़रूर करो। देन कमिंग टू, अगर आपके जॉइंट्स में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आजकल बिकॉज बहुत ज़्यादा इट हैज़ लाइक मेडिकल साइंस हैज़ कम टू अ लेवल जहाँ पे जॉइंट्स जब नहीं काम करते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छी सर्जरीज़ होती हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ होती हैं, जिसके थ्रू हम आपकी मॉर्बिडिटी को कम कर सकते हैं, मतलब हम आपकी मुश्किलों को कम कर सकते हैं और आपकी लाइफ़स्टाइल जो है वो पहले से काफ़ी बेटर हो सकती है।
मतलब अगर आप बिल्कुल चल नहीं पा रहे हो घुटनों की वजह से, या हिप जॉइंट में अगर डिजनरेशन हो गया है तो उसकी वजह से, तो आप ये इन जॉइंट्स का रिप्लेसमेंट भी करा सकते हो। कुछ एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं जो आपके जॉइंट्स के कार्टिलेजेस के लिए होती हैं, जो रीग्रोथ कराती है उनकी स्टेम सेल्स। ये अभी एक्सपेरिमेंटल, इनका रोल अभी बहुत एक्सपेरिमेंटल है, बट इनके जो रिजल्ट्स जो भी आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स में, दे आर क्वाइट प्रॉमिसिंग। इसके अलावा इन सब के अलावा आप, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना वर्थ खुद समझना पड़ेगा, और आप में कभी ये टेंडेंसी या ये सोच नहीं आनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम माय जॉब, जस्ट बिकॉज मेरे बच्चे बाहर निकल गए हैं, जस्ट बिकॉज अब मीनोपॉज आ गया है तो मेरी एक्टिव लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई है, या मेरी सोशल लाइफ ख़त्म हो गई है, या मेरी जो लाइफ में अब एंटरटेनमेंट नहीं रह गया। इन सब के बाद भी आप अपना ध्यान अच्छे से रख सकते हो, और आप एक बहुत ही पॉजिटिव एंड फ्रूटफुल लाइफ you can spend after menopause if you take good care of yourself. So please take care of yourself, stay fit and stay healthy.